हेलो हेलो गाइस, कैसे हो? मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं जितने भी नोट्स इलेक्ट्रिकल का मैंने बनाया है, उस नोट से मैंने काफ़ी नॉलेज गेन किया है। तो उस नोट्स को मैं आप लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रेजेंट करूँ। तो मैं कुछ इसका मैं ये पहला वीडियो है मेरा। तो मैं थोड़ा सा हेजिटेशन है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो इसमें मैं कुछ 4-5 पेज का स्लाइड बनाया हूँ, जिसमें मैंने ट्रांसमिशन लाइन में जितने भी मटेरियल यूज होते हैं उसको मैंने लिखा है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल है, जिसमें पहला कंडक्टर मैंने लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट। यहाँ पे मैंने कंडक्टर लिखा है। कंडक्टर जो कि एक ट्रांसमिशन लाइन का बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लागत तो होती है। और दूसरा है आप सपोर्ट्स। सपोर्ट्स में हालांकि पोल और टावर है, लेकिन आप देखेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा टावर ही यूज होते हैं। पोल तो हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे नंबर पे हमने लिखा है इंसुलेटर। इंसुलेटर जो कि टावर और कंडक्टर के बीच इंसुलेशन प्रदान करता है, जिससे दोनों को शॉर्ट होने से बचता है। और ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण भाग भी है ट्रांसमिशन लाइन का, जो अलग अलग वोल्टेज के आधार पर इंसुलेटर इस्तेमाल होता है। और चौथे नंबर पे मैंने लिखा क्रॉस आर्म। जो टावर में हाथ नुमा जो एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कंडक्टर को लटकाया जाता है, उसको क्रॉस आर्म कहते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है। और एक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर का काम होता है पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करना। मतलब कि अगर ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफार्मर का यूज हुआ है, तो वो ज्यादातर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर बात करें, तो वो तो हमें पावर जनरेशन के पास में यूज होता है, जो कि 11 kV को 400 kV में कन्वर्ट करता है। और चौथे नंबर पे होता है लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हमें हमारे जितने भी ट्रांसमिशन के सिस्टम्स हैं, सब स्टेशन पे जितने भी उपकरण लगे हैं, उन सबको आकाशीय बिजली से सुरक्षा प्रदान करता है। और प्रोटेक्ट और भी अदर सातवें नंबर पर अदर प्रोटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे रिले हुआ और सपोज दैट रिले हुआ, और क्या बोलते हैं उसको, सर्किट ब्रेकर हुआ, एसीबी बीसीबी, बहुत सारे प्रकार के लगे होते हैं अपने अपने आवश्यकता अनुसार। और भी बहुत सारे एसेसरीज होते हैं जिसको गिनाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण है, और जिसमें से हम कंडक्टर के बारे में अब जान लेते हैं। कंडक्टर एक मतलब लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, जिसलिए लिखा हूँ टू प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पथ फॉर करंट इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट पावर एट लो लॉसेस, मतलब कम लॉस के साथ। तो इसलिए कंडक्टर को अगर सिलेक्शन करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें ध्यान देना होता है। इसमें पहला है लो रेजिस्टेंस। ये हाई रेजिस्टेंस मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे कंडक्टेंस होना चाहिए। तो दूसरा है हाई कंडक्टेंस होना चाहिए उस मटेरियल का। और तीसरा है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में अधिकतर हम लोग का जो एक एक टावर से दूसरे बीच टावर के बीच का जो स्पान होता है काफी लंबा होता है, इसलिए उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए कंडक्टर का। फिर उस कंडक्टर का कॉस्ट लो होना चाहिए, ताकि हमें हमारी जो ट्रांसमिशन जो स्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें लागत कम है। और पांचवें स्थान पे हम लिखे हैं इजी अवेलेबल। इजीली मतलब अवेलेबल होना चाहिए, ताकि हमें दुर्लभ मटेरियल यूज नहीं करना है, ताकि हमें उसे पाने में दिक्कत हो। और लाइट वेट होना चाहिए। और ऑफ कोर्स लाइट वेट रहेगा तो हमारा और भी लागत कम आएंगे। टावर कम मजबूत बनाएंगे तभी चलेगा, लेकिन हालांकि मजबूत बनाते हैं हम लोग। और सातवें नंबर पे फ्री फ्रॉम एटमॉस्फेयर कंडीशन। मतलब अगर एटमॉस्फेयर से जो वायु होता है उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम एल्युमिनियम का कंडक्टर यूज करते हैं, एसीएसआर कंडक्टर, जिसका फुल फॉर्म होता है। अभी बाद में हम आपको अगले वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो अगला स्लाइड ये है कि फॉलोइंग मटेरियल इज यूज। मतलब कंडक्टर में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। हालांकि ज्यादातर पे एसीएसआर कंडक्टर यूज होते हैं जिसमें एल्युमिनियम है, लेकिन और भी बहुत सारे कंडक्टर में मटेरियल यूज होती है जो कि कॉपर मटेरियल होता है। कॉपर मेटल, स्टील होता है, जीआईएस गैल्वेनाइज्ड स्टील। फिर फास्फोर ब्रॉन्ज होता है। तो इसमें अगर चालकता के आधार पे देखा जाए तो सबसे अच्छा चालकता किसका है, तो सबसे अच्छा चालकता होता है सिल्वर का।
हालांकि चलो सिल्वर आपको पता है कितना महंगा है, तो यूज ही नहीं कर सकते हम लोग। तो कापर उसके बाद होता है, उसके बाद गोल्ड होता है। यानी कि सबसे अच्छा चालक के मामले में, चालकता के मामले में सिल्वर है, उसको लास्ट में गोल्ड आता है। और भी बहुत सारे हैं सबसे कम चालकता वाले फॉस्फेट ब्रांज वगैरह आते हैं, ये अलावा है। लेकिन ये अधिक स्पान के लिए यूज होता है। यहाँ पे मैंने आपको टिक कर दिया है, फॉस्फेट ब्रांच की अधिक स्पान के लिए, मतलब अलग अलग। हम्म, ऐसे ट्रांसमिशन लाइन को भी कहीं कहीं यूज होता है कि नदी को पार कराना पड़ता है, जिससे हम उस स्थिति में हम इस फास्फोर ब्रांच को यूज करते हैं। फास्फोर ब्रांच मटेरियल एक वो होता है, कापर के साथ हम लोग इसमें टीन मिलाते हैं और फास्फोरस का समथिंग परसेंटेज मिलाते हैं, तो उससे बनता है फास्फोर ब्रांच, जिसे हम रेड मेटल के नाम से भी जानते हैं। अब जो भी ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर यूज होता है उसको स्टैंडर्ड कंडक्टर कहते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडक्टर मतलब बहुत सारे पतली तारों को मिलाकर ऐंठ कर बनाया गया तार को स्टैंडर्ड कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया दिखाया है, इसमें एक स्टील का भी कंडक्टर रीइंफोर्स कर देते हैं, इसीलिए हम लोग उसको एसीएसआर कंडक्टर कहते हैं। इस कंडक्टर में कितने पतले तार यूज होंगे उसका एक सूत्र होता है, n इक्वल टू 1+3n इन ब्रैकेट 1+n, जिसमें जिसके आधार पर हम निकाल लेंगे कि कितने पतले तार यूज होंगे, जिसमें कैपिटल एन है कि कितने पतले तार होंगे, टोटल नंबर ऑफ सब कंडक्टर, जिसको बोलते हैं पतले तार मतलब सब कंडक्टर, और एन का मतलब है, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ लेयर। अगर एक लेयर का आप स्टैंडर्ड कंडक्टर बना रहे हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सब कंडक्टर कितने यूज होंगे। तो अगर आप बना रहे हैं एक नंबर का, अगर एक लेयर का बना रहे हैं तो उसमें आपको टोटल 7 कंडक्टर यूज होंगे। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, जिसमें 7 में से 6 एल्युमिनियम कंडक्टर यूज होंगे, जिसमें से आप यहाँ पे इस फिगर में देखें, और एक स्टील का जो नीचे बीच में लगा होता है कंडक्टर, ताकि आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई हो, तो ये यूज होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट में हमने ये डिस्कस किया है कि एक टेबल बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं स्मॉल एन, अगर एक लेयर की बनाएंगे तो कितने कंडक्टर यूज होंगे, उसी सूत्र के आधार पर मैंने निकाल के यहाँ पे एक टेबल तैयार किया है। इसमें एक एक लेयर करेगा तो 7 होगा, 2 लेयर करेगा तो 19 होगा, 3 लेयर करेगा 37 होगा, 4 लेयर करेगा तो 61 होगा, और 5 लेयर करेगा तो 91। 6 लेयर का अगर बनाएंगे, बहुत ही मोटा कंडक्टर होगा हालांकि, इसमें 127 सब कंडक्टर मतलब पतले एल्युमिनियम के कंडक्टर होंगे और स्टील के भी कंडक्टर होंगे उसमें। टोटल डायम अब ये तो निकल गया लेयर्स के कंडक्टर की संख्या। अब टोटल डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर, अगर डायमीटर स्टैंडर्ड कंडक्टर की डायमीटर निकालना है तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे d इक्वल टू 1+2n इंटू इन ब्रैकेट इंटू डी। मतलब स्मॉल डी क्या है, इसमें स्मॉल डी है पतले चालक का डायमीटर है, और कैपिटल डी पूरे कंडक्टर का डायमीटर है। इसमें आप, और n क्या है, नंबर ऑफ लेयर, हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अब जब डायमीटर निकल जाएगा तो क्रॉस सेक्शनल भी एरिया निकालने में आसानी होगी। इसका सूत्र है π/4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर होगा, इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। और इस जगह कंडक्टर में एक मेंशन रहता है लॉग बुक में 30/7। जब कंडक्टर लॉग बुक होता है ट्रांसमिशन लाइन में, उसमें एक ये मेंशन रहता है 30/7 एसीएसआर कंडक्टर। मतलब इसका क्या है, एसीएसआर का फुल फॉर्म होता है, एसीएसआर कंडक्टर में एक एसीएसआर का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। मतलब इसे 30/7 का मतलब क्या है, इसमें ही मैंने यहाँ पे लिखा है कि 7 का मतलब होता है स्टील कंडक्टर, यानी कि, और 30 का मतलब होता है क्या, 30 का मतलब होता है एल्युमिनियम कंडक्टर, यानी कि 37 कुल 37 पतले एल्युमिनियम कंडक्टर, पतले चालक तार लगेंगे, जिसमें से 30 एल्युमिनियम कंडक्टर लगेगा और 7 स्टील कंडक्टर लगेगा, यानी कि कुल कितने पतले चालक तार लगेंगे, 37। और 37 का यहाँ पे मैंने टेबल में लिखा है, दो 3 के लिए 37, यानी कि जो भी कंडक्टर है वो 3 लेयर का बना है, और इसमें 30/7 एसीएसआर कंडक्टर उसको बोलेंगे। अगर उसके आगे 1.2 mm लग गया, जैसे यहाँ पे लिखा हूँ मैंने 30/7 1.2 mm एसीएसआर कंडक्टर, इसका मतलब होगा 7 स्टील कंडक्टर और 30 एल्युमिनियम कंडक्टर, और 1.2 जो होता है वो पतले कंडक्टर का डायमीटर होता है। अब इसमें देख लेते हैं कि एक मैंने पॉइंट ऐड किया है कि 100 mm² का एल्युमिनियम कंडक्टर बराबर होता है 62 mm² के कॉपर कंडक्टर के। मतलब कि अगर कहीं आपने 100 mm² का एल्युमिनियम कंडक्टर यूज किया है, तो अगर आपको वहाँ पे कॉपर कंडक्टर यूज करना है तो आप 62 mm² का कॉपर कंडक्टर यूज कर सकते हैं।
यानी कि 100 mm² के एल्युमिनियम कंडक्टर की चालकता बराबर होता है 62 mm² के एल्युमिनियम कॉपर कंडक्टर के बराबर की, कॉपर कंडक्टर के बराबर। अब देखते हैं एसीएसआर कंडक्टर। मैंने पिछले स्लाइड में इसका फुल फॉर्म बताया भी था कि इसका फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स, मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें एल्युमिनियम के साथ स्टील का रीइंफोर्समेंट रहता है। इन एसीएसआर कंडक्टर, इसमें मैंने एक पॉइंट ऐड किया है, कि इन एसीएसआर कंडक्टर सेंट्रल वायर इज मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील, मतलब कि सेंट्रल वायर में जो बीच के वायर होता है वो गैल्वेनाइज्ड जीआई स्टील का होता है। इसका डालने का क्या मतलब है? इसका डालने का ये मतलब है कि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एसीएसआर कंडक्टर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम का मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होता है और स्टील का मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होता है, और एल्युमिनियम का चालकता अधिक होता है जबकि स्टील का चालकता कम होता है, इसलिए दोनों को इस्तेमाल करते हैं। और बीच में इस्तेमाल करने का कुछ एक रीजन होता है, क्योंकि हमारा जो एसी सप्लाई का होता है ना, उसका स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट उसमें जनरेट होता है। स्किन इफेक्ट का मतलब होता है कि एसी जो करंट होती है वो हमारे सरफेस कंडक्टर के सरफेस पे फ्लो करती है, इसीलिए। और केंद्र में जो सेंट्रल में नहीं का बहुत कम फ्लो करती है। उसका रीजन होता है केंद्र में हमारा इंडक्टेंस बढ़ जाता है एसी करंट के कारण, इसीलिए एसी एसी सप्लाई कंडक्टर के सरफेस पे फ्लो करती है। इसलिए हम जो जब स्टील वायर को यूज करते हैं तो बीच में करते हैं, क्योंकि वहां पे करंट कम फ्लो करता है, रेजिस्टेंस भी नहीं बढ़ता है, यही कारण होता है। इससे हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि अगला पॉइंट है ऑल कंडक्टर्स आर स्टैंडर्ड, और इसमें सभी कंडक्टर स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड इन कंडक्ट ऑर्डर टू हायर फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया है, यहाँ पे मैंने पॉइंट नोट किया है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? तो इसका एडवांटेज ये होता है कि ये वजन में हल्का होता है और इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई हो जाता है। हाई होता है, क्यों होता है वो आपको पता है, स्टील के कारण। और इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? तो ड्यू टू स्टील इट क्रिएट्स डिफिकल्टी व्हाइल मेकिंग जॉइंट्स, मतलब कि अगर इस एसीएसआर कंडक्टर को जॉइंट्स बनाएंगे तो स्टील के कारण इसको जॉइंट बनाने में दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, तो मैंने मेंशन किया है। फिर मेकिंग स्प्लाइसेस, अलग अलग काटने में भी दिक्कत आती है, और अगर रिंग शेप में इसको बनाते हैं फिर भी इसको दो मोड़ने में दिक्कत आएगी। ये सब कुछ डिसएडवांटेज हैं एसीएसआर कंडक्टर के। और इसका यूज कहाँ होता है? तो मैंने आपको बताया ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, आपने देखा भी होगा इसको। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी यूज होता है। अब एल्युमिनियम के और बहुत सारे कंडक्टर हैं जो यूज होते हैं, हालांकि बहुत कम लेवल पे यूज होते हैं। जिसमें एक होता है ट्रिपल एसी, ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, ये होता है। और दूसरा होता है डबल एसी, एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, मतलब एल्युमिनियम के साथ एलॉय का मिश्रण होता है, ऐसे बने हुए कंडक्टर यूज होते हैं। हालांकि ये बहुत रेयर केस में कहीं यूज होते होंगे, इसलिए इसको मैं मेंशन नहीं किया हूँ। अब देखते हैं कॉपर कंडक्टर के बारे में। तो कॉपर कंडक्टर, अगर ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करें, मैं क्योंकि हम इसमें ट्रांसमिशन लाइन को ही फोकस कर रहे हैं, इसमें ट्रांसमिशन लाइन की लेवल पे अगर यूज की बात करें तो रेलवे में इसका उपयोग किया जाता है। जो रेलवे में ट्रैक्शन वायर जो बिछाया जाता है रेलवे के पटरियों पे, ताकि ट्रेन को खींचा जा सके मोटर के माध्यम से, उसमें हम इस एल्युमिनियम का कंडक्टर यूज करते हैं। आपने देखा होगा उसमें दो वायर लगे होते हैं, तो इसमें दो प्रकार के वायर भी इस्तेमाल होते हैं, एक कैडमियम कॉपर यूज होता है और दूसरा हार्ड रन कॉपर यूज होता है। तो आपने, और रेलवे में कौन सा पावर होता है आपको पता होगा, सिंगल फेज एसी 25 kV वोल्ट का, 25 kV का यूज होता है। तो आप ये जान लेते हैं कि हार्ड रन कॉपर कहाँ यूज होता है रेलवे में, और कैडमियम कॉपर कहाँ यूज होता है। तो जो ऊपर का जो एक वायर होता है, जो उससे जो ऊपर का ये जो फिगर बनाया हूँ मैं, इसमें ऊपर का वायर होता है, उसमें कटेनरी वायर उसे कहते हैं, ये बना होता है कॉपर, कैडमियम कॉपर का। और जो नीचे का वायर होता है वो होता है मेन वायर, इसी पे हमारा पेंटोग्राफ स्लिप करता है, रगड़ता है और उससे पावर लेता है, इस ये बना होता है हार्ड रन कॉपर का। ये होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पेंटोग्राफ लगाया है, आप देख सकते हैं, ऐसे यूज होता है। कैडमियम कॉपर
हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये कैडमियम कॉपर हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका हाई होता है। और आपको मैं एक पॉइंट्स बताता हूँ कि अगर आपने सैग के बारे में जानते हैं तो इसमें आपको रेलवे में सैग लगभग जीरो होता है। सैग को एकदम जीरो किया जाता है क्योंकि उस पे हमारा पेंटोग्राफ रगड़ता है। अगर सैग रहेगा तो हमारा वायर टूट जाएगा। इसीलिए सैग को मेंटेन करने के लिए हम लोग इसमें कैंट इसके अलग अलग पोल पे काउंटर वेट भी लगाते हैं ताकि सैग ना रहे। बाकी आप ट्रांसमिशन लाइन में आपने सैग देखा होगा। सैग के बारे में भी हम मेंशन करेंगे आगे चल के, बहुत सारे स्लाइड बनाने वाले हैं उसमें हम मेंशन करेंगे। क्या है आगे तो है जीआई स्टील के बारे में मैंने मेंशन किया है। गैल्वेनाइज्ड स्टील जो कि यूज होता है कहाँ पे, अर्थ वायर में, स्टे वायर में, न्यूट्रल वायर में, अर्थ वायर में। और न्यूट्रल वायर विल बी द स्टैंडर्ड, और न्यूट्रल वायर में विल बी द स्टैंडर्ड होना चाहिए। फर्स्ट ब्रांच का मैंने यूज किया है कि हाईली पॉल्यूटेड एरिया में भी, ये मैंने भूल छोड़ दिया था। ये स्टैंडर्ड फास्फोर ब्रांच का यूज हाईली पॉल्यूटेड एरिया में भी यूज होता है। और कंडक्टर जैसे कि अमोनिया फैक्ट्री के आस पास में यूज होता है। फिर ये कॉस्टली होता है क्योंकि ये तो एलॉय है मतलब मिश्रण धातु जितने भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। और रिवर क्रॉसिंग में भी हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें ज़्यादा स्पान होना चाहिए, स्पान बढ़ जाता है इसलिए इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होता है, तो इसलिए इसको रिवर क्रॉसिंग में यूज करते हैं। बस यही है।